बेटे देखो 9 सवाल तुम्हारे पार्ट 16 में हुए थे। पार्ट 16 वाले वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। पार्ट 16 में उसमें 9 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल सवाल 9 निकल चुके हैं। अब चलेंगे आपके NCERT आगे पर। NCERT पार्ट 1 आगे पर। दिखाई दे रहा है? चश्मा भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 को मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यह 4 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण वाले एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा 30 पर संतुलित द्विध्रुव कार्य करने वाले बलयों का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है, सिंपल है। ठीक है, लेकिन कराना तो पड़ेगा ही। दिया है P बराबर, सही है, दिया है P बराबर कितना है? 4 गुणा 10⁻⁻9 4 गुणा 10⁻⁻9 मीटर। P का मान दे रखा है इसमें 5 गुणा 10⁻4। डेसीमल P बराबर 5 गुणा 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। और थीटा को ले रखा है आपका टीसन्स, ये तो दिए। और टाव की गणना करवा रहा है। टाव याद करना है हमको। ठीक है, हम ये फोटो याद देते, द्विध्रुव हो और एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उस पर लगने वाले बलों को आघूर्ण। ये 15वां पार्ट है, लास्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट भी है, बोर्ड में आने वाला टॉपिक है, जरूर आएगा इसमें कुछ ना कुछ। ये याद करना है तो हल में लिख लें। हम जानते हैं बराबर PE sin थीटा, बराबर PE sin थीटा। लगाओ मान। ये कितना है हमारा? 4 गुणा 10⁻⁻9 4 गुणा 10⁻⁻9। ये है आपका 5 गुणा 10⁻4 37 का मान होते दो। एक बट्टे दो, 2 4 2 बार कट जाएगा। कहाँ बराबर रहेगा आपका? बाइट कर दो। 10 गुणा 10⁻9 गुणा 10⁻4 समझा रहा हूँ मैं आपके लिए। ये 10 इसमें घात प्लस की है, इधर ये प्लस की है, 10⁻5 हो गया। यानी ये कंडीशन आपकी आ जाएगी 10⁻5 गुणा 10⁻⁻9। तो टाव बराबर आंसर जो आ जाएगा आपको आ जाएगा 10⁻⁻5 और 4। 10⁻⁻4 आ जाएगा ना। निकाल लेंगे क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर। ये आंसर है इसका, न्यूटन मीटर में तो आएगा। यानी इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, कहीं पर चक्कर में पड़ जाओ। 1.0 गुणा
10⁻⁴ न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। ठीक है, यही है ना। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी हो सकता है? ठीक है, पहले चलेंगे इसका ए। तो दिया है पॉलीथीन के टुकड़े पर आवेश Q बराबर 3 गुणा कितना है 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तब लिखिए अतः इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित होते हैं यदि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो बराबर स्मॉल n हो, तब Q बराबर NE से n बराबर Q/E। इस सूत्र पर सवाल आता है जरूर बोर्ड में, ध्यान रखना है ना। अभी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन संख्या पूछी है, सही है। कभी वो कहेगा कि इतने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो वस्तु पर क्या चार्ज होगा, सूत्र ही लगेगा हर जगह। तो Q बराबर n ही रख दीजिए, तो n बराबर Q/E कितना आ जाएगा। Q का मान है आपका 3 गुणा 10⁻⁷ बटे E की वैल्यू कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 10⁻⁻⁹। तब n बराबर कर लेंगे इसको, कर लोगे कर लोगे। देखिए ऊपर 10⁻⁷ है, नीचे इसके बाद 19 है, 10⁻12 तो बन जाएगी। ठीक है ना, 10⁻12 बन जाएगी। देख लीजिए आंसर लिख रहे हो तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.875 गुणा 10⁻12 इतना आएगा। इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। 1.6 का 3 में भाग लगाओगे तो 2 बार जाएगा नहीं, सही है भाई। 16 दूनी 32 हो जाएंगे, 10 और घात सीधी घट रही हैं, 19 में से 7 गई तो 12 बच्ची प्लस के ऊपर चली जाएगी। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल। ये रह गया, ए पार्ट ये है और बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहा है वो, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी हो सकता है। संहति का मतलब होता है द्रव्यमान, संहति का मतलब है द्रव्यमान। तो लिखिएगा, इसमें पहले थोड़ी लिखनी होगी। चूंकि इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित हुए हैं, ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित हुए हैं, अतः ऊन से
पॉलीथीन पर, ऊन से पॉलीथीन पर भी द्रव्यमान का हस्तांतरण हुआ है। बात समझ रहे हैं क्यों शक्ति का हस्तांतरण हुआ? इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित हुए हैं ऊन से पॉलीथीन पर, और जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर अपना एक आवेश आवेश के साथ साथ इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान लेकर के गया साथ में। मैं देखिए बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, तुम चक्कर में अभी तक सोच रहे होंगे कि आवेश का तो चलो इलेक्ट्रॉन चले गए, स्थानांतरण हो गया, लेकिन द्रव्यमान कैसे स्थानांतरित हुआ? उसने इसीलिए इसको रखा है, क्या द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा? हाँ, ये लिखना होगा आपको, हाँ स्थानांतरित होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन एक तत्व को छोड़ करके दूसरे तत्व पर गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान अपने साथ ले गए हैं, इसलिए द्रव्यमान का भी क्या हुआ है? हस्तांतरण हुआ है, यानी द्रव्यमान भी स्थानांतरित हुआ है। तब निकाल लीजिए, तो हस्तांतरित द्रव्यमान तब स्थानांतरित देख लो सीधा, द्रव्यमान ये कहा स्थानांतरित द्रव्यमान। अब हमें द्रव्यमान निकालना है कितना स्थानांतरित हुआ है, फिर अपना दिमाग वही ले जाएंगे। हस्तांतरित द्रव्यमान का जो, अब हमें एक ध्यान रखना है आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी थी, बड़ा सिंपल समझा रहा हूँ मैं आपको। द्रव्यमान कैसे निकालेंगे इसका? एक इलेक्ट्रॉन जब गया था तो एक अपना द्रव्यमान ले गया था, अब ये इलेक्ट्रॉन एक से अधिक गए हैं, सही है ना, तो इन सबको अपना वो लेके गए, तो हस्तांतरित द्रव्यमान आ जाएगा आपका n गुणा m, यानी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या। भाई ये टोटल तो जाएंगे वहाँ पर, नहीं समझ आ रहा? एक इलेक्ट्रॉन का रखते तो हम केवल एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता तो एम के बराबर रख देते 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन हमारे स्थानांतरित हुए 1.875 गुणा 10⁻12, इसलिए इतने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान निकालना है हमें। कितना द्रव्यमान गया है रख दीजिए मान, 1.875 गुणा 10⁻12 गुणा 9.1 गुणा 10⁻−31 किलोग्राम, इतने का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लोगे तो उत्तर जो आएगा ये आ जाएगा 1.71 गुणा 10⁻−18, इतने किलोग्राम, इसे गुणा कर लेंगे इतना आ जाएगा। अगला सवाल ये कह रहा है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। 12वां सवाल है ना, साइड बोर्ड पे मार तो पैसा दिया है, आर बराबर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, इसके मीटर बना लें तो आ जाएगा 0.50 मीटर। डायरेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, इतने में 100 का भाग करके इतना आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, गोले कौन से ए और बी हैं, ठीक है, दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश
6.5 गुणा 10 के घात माइनस 7 कूलम है, यानी Q1 बराबर Q2 दोनों पर अलग अलग आवेश दिया है। Q1 बराबर Q2 बराबर 6.5 गुणा 10 के घात माइनस 7, 6.5 गुणा 10 के घात माइनस 7 कूलम। इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रत्युषण का बल कितना है? गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोले ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है, यानी रेडियस नहीं दी इसने, है ना। इन दोनों गोलों के बीच की दूरी दी है। तो सॉल्यूशन निकालेंगे इसका हम। देखिए ऐसा कर लेते हैं, गोला ए है और यहाँ पर गोला बी है। इन दोनों गोलों के बीच की जो दूरी है कितनी है? 50 सेंटीमीटर। इन दोनों गोलों पर आवेश बराबर है 6.5 गुणा 10 के घात माइनस 7 कूलम, और इस पर भी 6.5 गुणा 10 के घात माइनस 7 कूलम। दोनों पर बराबर आवेश है। अब इसकी गणना करेंगे। पहली बात उसने कही है हमारे पास, गोलों के बीच स्थिर प्रतिकर्षण वैद्युत बल कितना है, ठीक है। कूलम का लॉ लगा दीजिएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। मान लगा लेंगे, उसका मान आ जाएगा 9.0 गुणा 10 के घात 9 गुणा 6.5 गुणा 10 के घात माइनस 7 का होल स्क्वायर बटे 0.50 का वर्ग, मीटर में बदल करके। भाई Q1 Q2 बराबर आवेश है ना, तो उसको 2 बार में लिखने में सीधा होल स्क्वायर कर देते हैं। बेटे इसकी गुणा भाग कर लोगे आप लोग। देखिए जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे, मैंने कल ही बता रहा था, जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे तब तक न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। इसका आंसर लिख लीजिए। आंसर क्या आएगा? 1.52 गुणा 10 के घात 2 न्यूटन। है 10 के घात माइनस 2 न्यूटन, इतने का बल लगेगा। ये इसका पार्ट ए है। हर सवाल में 2 पार्ट दे रखना था। पार्ट ए। अब चलेंगे पार्ट बी। इस पर दिखाई दे रहा है, ज़्यादा छोटा तो नहीं लग रहा? बड़ा लिखूं? दूसरे वाले में इसने क्या कहा है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, प्रत्येक गोले पर क्वेश्चन पढ़िएगा, आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। अब दूसरी कंडीशन में प्रश्नानुसार दिया है R बराबर 50/2 सेंटीमीटर, आधी करवा लो ना। तो R बराबर 25 सेंटीमीटर बराबर, इसे मीटर में बदल लीजिएगा। बदल लेंगे सभी लोग हैं? कैसे बदलेंगे? 100 का भाग लगाएंगे तो 0.25 मीटर, और Q1 बराबर Q2 आ जाएगा कितना? तो 2 गुना करेंगे इसको तो आ जाएगा कितना? 13 गुणा 10 के घात माइनस 7 है। 6.5 हुआ 13 हो गए ना। Q1 Q2 बराबर इतने कूलम आया। तब इसने क्या पूछा है?
तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, एफ डैश निकाल लो। क्योंकि प्रतिकर्षण का बल है, दोनों गोले बराबर बल लगाएंगे क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार। एक सवाल ऐसा कल भी आया था, F1 बराबर माइनस F2, ठीक है ना। तब F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बना लो 9.0 गुणा 10⁻9 गुणा 13 गुणा 10⁻−7 का होल स्क्वायर बटे 0.25 का वर्ग। थोड़ा बात कर लेंगे इसका। उत्तर आएगा इसका 0.243 न्यूटन। 0.243 न्यूटन। कितना होता है? 0.243 न्यूटन। देखिए इसकी एक वैकल्पिक विधि और है। ये मेथड आपको गुणा भाग करने में लॉन्ग आ रही होगी, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। कहे तो मैं उसे बताऊं आपके लिए, और नहीं तो इसी से काम चल जाएगा। देखिए शॉर्टकट मेथड क्या है, प्रश्नानुसार हमें दे रखा है। प्रश्नानुसार Q1 बराबर 2Q1, ठीक है। Q2 बराबर 2Q2, ये जो दे रखा है। और इसको अगले वाले को मैं बेटे R डैश मान लेता हूँ, ठीक है। यानी R डैश बराबर है R/2। तो कंफ्यूज हो जाएगा आप, इसलिए ये कितनी आई अपनी, कशूमल लगाओ, मानना लगाना, बैकग्राउंड मुझे बता रहा हूँ ना, ठीक है। अब इसको रखें, एफ डैश निकालना है हम। एफ डैश बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ करें हम 1/4πε0 2Q1 2Q2, ठीक है। इस सूत्र से निकालेंगे। Q1 की जगह पे कितना है, 2Q1 गुणा 2Q2 बटे R डैश है ना, बटे R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब एफ डैश बराबर 1/4πε0 4 गुणा 4 2 गुणा 2 4 है, ठीक है। तो जाएगा 4 गुणा 4 Q1 Q2 बटे R। नीचे वाले R/2 को मैं ऊपर ले गया बरकत, ऊपर 2 2 4, ये बता 2 और 2 4, तो 4 Q1 Q2। अभी कर रहा हूँ, अभी मैंने समझा रहा हूँ, देखिएगा। Q1 Q2 इधर का आ गया, यहाँ क्या है R/2, R डैश की जगह पर R/2 है। इसका जब वर्ग किया तो 4 बना, ये ऊपर पहुँच गया, तो यहाँ बचा आपका इतना, ठीक है। अब हम क्या करें,
ये आपका आ जाएगा 16 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये इतना जो मान निकाला था, इतना जो मान है, इसका उत्तर यहाँ आ चुका है ना, यहाँ पर ये वाला, ये इतने का मान जो निकाला यहाँ आया हमारा इतना। ये दूसरा, अच्छा दूसरा टॉपिक है ना। हाँ, ये वाला मान आया है, यहाँ देखिएगा। अब क्या करें हम, सीधा 16 गुणा 1.52 गुणा 10⁻², इसलिए न्यूटन, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 में 16 की गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 240 से लगभग 240 में हो जाएगा। 15 16 गुणा कर दो, 16 1 16 160 और 16 5 80, 160 और 80 कितने हैं, 240 हो गए नहीं हो गए। उत्तर की जांच होगी मेरे की, मुझे अपने उत्तर की जांच होगी मेरी के यहाँ 24 के रूप में आ रहा उत्तर है। हाथ वगैरह तो बनी जाएंगे सब। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 0.243। ये विधि आपको बहुत शॉर्ट पड़ेगी, आपको इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं। मैंने दूसरी विधि बता दी इसकी। ये जो विधि है इसकी ये वैकल्पिक विधि है, यानी दूसरी विधि है जिससे हम सीधा सीधा कर लेंगे। और ऐसे ही सवाल, टेक्निक सवाल जो होते हैं परीक्षा वगैरह में, तो टेक्निक से करना चाहिए आपको। सवाल नंबर 13 तो यही था। हमने 12 बताया, 13 देखिए। मान लीजिए अभ्यास 1.12 में गोले तथा बी साइज में इसी क्वेश्चन पर क्वेश्चन किया है इसने। 12 में क्वेश्चन को ही दूसरी तरह से बोला है उसने, ठीक है नहीं। साइज में सर्वसम है तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों गोलों से ही हटा लिया जाता है, ठीक है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा, लिख लीजिए। दिया है भाई, 12वें सवाल की बात कर रहा है वो। दिया है Q1 बराबर Q2 Q1 बराबर Q2 बराबर 6.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलम, यही दिया ना। दूसरी बात, तीसरे गोले पर आवेश, हमारा तीसरा गोला रखा गया है Q3 बराबर 0। क्यों रखा, क्योंकि उसने भाषा में बोला है अनावेशित गोला है वो तीसरा, उस पर आवेश नहीं है। अनावेशित गोला तीसरा है। तीसरे गोले को पहले गोले ए के संपर्क में लाने पर, लिख लीजिए, तीसरे गोले को, लिखिएगा पहले, तीसरे गोले को पहले गोले के संपर्क में लाने पर प्रत्येक गोले पर आवेश Q डैश मानना हूं मैं, ठीक है। Q डैश बराबर Q1 प्लस Q3 बटे 2। इन दोनों का मान निकाल देंगे, Q1 और Q3 का, क्योंकि Q3 को इसने कहा है ये बात। पहले क्या कहा है उसने कि ए गोले के संपर्क में लाते हैं, फिर दूसरे गोले के संपर्क में लाते हैं बी वाले के में, और फिर क्या कह रहा है वो, दोनों को हटा दिया जाता है। तो पहले ए वाले के संपर्क में आएगा तो Q1 प्लस Q3 बटे 2 करेंगे। प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा निकाल लेंगे, समान मात्रा कितनी होगी, समांतर माध्य निकाल करके, ठीक है नहीं।
तो ये आ जाएगी आपकी कितनी 6.5 गुणा 10⁻⁻7 प्लस 0/2 बराबर कितना आ जाएगा 3.25 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। इतना ही आएगा ना। 6.5 को डिवाइड करें 2 से तो इसी प्रकार ये Q डैश निकल आया इसका, सही है, यानी Q1 डैश पहले वो है ना, Q1 डैश करना है इसको, Q1 डैश। इसी प्रकार दूसरे गोले पर क्या लिखा है, इसी प्रकार तीसरे गोले को वहां पर लिखी जाएगी ना, तीसरे गोला तो लाना है उनके पास। इसी प्रकार तीसरे गोले को दूसरे गोले के संपर्क में लाने पर दूसरे व तीसरे प्रत्येक गोले पर आवेश Q2 डैश बराबर Q1 Q2 प्लस Q1 डैश बटे 2 Q2 डैश बराबर Q2 कितना है हमारा 6.5 गुणा 10⁻⁻7 प्लस Q1 डैश कितना आया है 3.25 गुणा 10⁻⁻7 बटे 2 जोड़ करके कर लेंगे हाली से। ये आ जाएगा आपका 4.875 10⁻⁻7। ठीक है, और R बराबर दिया है आपको कितना, यह देखिए R बराबर गिरी, ठीक है, R बराबर है आपका 50 सेंटीमीटर बराबर 0.50 मीटर। तब बल F डैश बराबर 1/4πε0 Q1 डैश Q2 डैश बटे R स्क्वायर से Q1 कितना निकला था डैश हमारा 3.25 गुणा 10⁻⁻7 बड़ा 4.875 गुणा 10⁻⁻7 बटे 0.50 का। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? गुणा भाग कर लेंगे, गुणा भाग तो आप स्वयं कर लेंगे ना। इसका आंसर कितना आएगा लिख लीजिएगा, 5.7 गुणा 10⁻⁻3 5.7 गुणा 10⁻⁻3 मीटर। क्या कहाँ समझ रहे हैं बताइए? यहाँ से देखिए
इसी प्रकार इससे पहले मैंने आपको थोड़ी लिखवाई है, थोड़ी देखिएगा आप। वो लिखवाया है तीसरे गोले को दूसरे गोले के संपर्क में लाने पर दूसरे व तीसरे गोल में प्रत्येक पर आवेश, दूसरे और तीसरे में प्रत्येक पर आवेश, क्योंकि एक बार उससे संपर्क किया है, इससे हो गया Q1 डैश हम निकाल चुके हैं। Q2 डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, Q2 जो इसका मान दे रखा है उसमें जो मान निकल करके आया है Q1 वाला, उसे जोड़ करके समांतर माध्य निकालेंगे उसका, तब जा करके तीसरे गोले पर आवेश आएगा। दूसरे गोले पर जो आवेश होगा वो इन दोनों के बराबर होगा। या फिर ऐसे कर लो, ऐसे इसको यहाँ से हो सकता है, यहाँ Q2 डैश मान लेता हूँ मैं, सही है। तो यहाँ Q2 प्लस Q3/2 इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। यहाँ से फिर इतना आ जाएगा, और Q2 का मान कितना है आपका, इतना, तब Q2 डैश निकाल लेंगे। तो इतना और इतना जुड़ के ही तो आएगा भाई। Q3 बराबर रख करके तो मान आया है। हम दो बार गणना न करने की बजाय एक बार गणना करना सीधी। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा रहा हूँ, ऐसी बात टेंशन मत लेना कोई भी, दोबारा समझने की कोशिश करें। Q1 डैश बराबर Q1 प्लस Q3, क्योंकि Q3 को Q1 के पास लाया गया तो उसके साथ आवेश निकाल लिया हमने, इतना आया। इसी प्रकार से Q2 डैश निकाले हम पहले, Q3 को संपर्क में लाएंगे तो Q2 यहाँ आ जाएगा प्लस Q3/2। भाई Q2 का मान भी इतना है और Q3 का मान 0 है, तो Q2 डैश बराबर इतना आ जाएगा, Q2 डैश का मान निकल के आ जाएगा, सही ना। और Q1 डैश है हमारे पास, समझ में। तो यहाँ से मान निकाल देंगे, इसका समझ में आ गया अभी। 14वां सवाल, इसमें एक चित्र दे रखा है, दिख रहा है आपको X और Y पर, ये कह रहा है चित्र में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, इनमें से किस कण का आवेश सहमति अनुपात Q/M अधिकतम है। चित्र देखिएगा आप अपना, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, NCERT का। कण 1 और कण 2 पर दिमाग लड़ाइएगा। दो प्लेटें हैं, एक प्लेट धनावेशित है ऊपर वाली और नीचे वाली ऋण आवेशित है। यहाँ दिमाग दें, जब मैंने विद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़ाई थी, 1 और 2 ये दोनों कण ऋण आवेशित हैं। थ्योरी लिखनी होगी इसमें। 1 और 2 कैसे हैं, ऋण आवेशित हैं। क्यों है ऋण आवेशित, क्योंकि धन प्लेट की ओर विक्षेपित हो रहे हैं। समझ में आ गई ना, आ गई। क्योंकि ये बहुत आसान है सवाल को। ऋण कण 1 और कण 2 दोनों कण ऋण आवेशित हैं, क्योंकि दोनों कण धन प्लेट की ओर विक्षेपित हैं, जबकि कण 3 धनावेशित है, क्योंकि वो ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित है। शॉर्ट फॉर्मूला दिमाग में एक चीज रखनी है आपको, अगर कोई भी कण धन प्लेट की ओर जा रहा हो तो निश्चित ऋण आवेशित होगा, और वो जो कण ऋण प्लेट की ओर जा रहा हो वो धनावेशित होगा। इतनी बात ध्यान रखनी है आपको, आगे और कुछ नहीं करना है। अब बीच में एक वो दी गई है, यहाँ से फिर लिखेंगे माना तीनों कण, सवाल को लिखते जाइएगा तुम, ये थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधा लिखिएगा। चित्रानुसार कण 1 व कण 2 ऋण आवेशित हैं, क्योंकि ये धन प्लेट की ओर विक्षेपित होते हैं,
जबकि कण 3 क्योंकि कण 3 ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हैं, अतः यह धनावेशित है। क्या समझ में नहीं आया कुछ भी? हाँ, यानी तीसरा कण जो है धनावेशित होगा क्योंकि वो ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित हो रहा है। देखिए, माना तीनों कण, नेक्स्ट लाइन से, माना तीनों कण प्लेटों के बीच चलने में टी समय लेते हैं, स्मॉल टी। तो कण का वैद्युत क्षेत्र में त्वरण, वैद्युत क्षेत्र में त्वरण ए बराबर एफ बटे एम। अरे एफ बराबर एम है न्यूटन के दूसरे नेम से। ए बराबर एफ अपन एम और एफ का मान चूंकि विद्युत क्षेत्र में जा रहा है, आवेशित कण है क्यू ई बटे एम। समझ में आ गया? त्वरण ए बराबर क्यू ई बटे एम है तथा प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग 0 है यदि समय t में ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन y हो तो y बराबर 1/2 at², यानी s बराबर ut प्लस 1/2 at² से प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग 0 है उसका। समझ आ रही है? केवल इतना बचेगा y बराबर, यानी इसका मतलब ये सूत्र इस तरह आएगा, y बराबर u/t प्लस 1/2 at²। मैंने लिखवाया ऊर्ध्वाधर वेग 0 है तो ये पक्ष पूरा 0 हो जाएगा, तब ये बचेगा y बराबर 1/2 at²। ए का मान बेटे भी निकाला है हमने, 1/2 QE बटे m गुणा t²। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ET² Q/m। ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, निश्चित मान है, एक समान विद्युत क्षेत्र बदलेगा नहीं।
टी जितना समय लिया उतना उतना ही लेगा। तो ये क्या है हमारे, ये मान जो है कैसे कांस्टेंट है तब। तो वाई अनुक्रमानुपाती क्यू टाइम नियतांक है वो हमारे। नेक्स्ट में इसने पूछा है कण का आवेश संहति अनुपात, द्रव्यमान और आवेश का अनुपात कौन से कण का अधिकतम होगा। तो लिख लीजिए चूंकि कण तीन का ऊर्ध्वाधर विक्षेप अधिकतम है तो इसके Q/M का मान भी अधिकतम होगा। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, विस्थापन की अनुक्रमानुपाती है आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। जितना जिसका ज़्यादा विस्थापन हो जाएगा जिस दिशा में, उसका उतना ही अधिक आवेश और संहति का अनुपात अधिक होगा। तो कण 3 का सबसे अधिक होगा इसमें। सवाल नंबर 15 है। सवाल नंबर 15 ये कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10⁻³ I दिया है। वेक्टर E बराबर 3 × 10⁻³ कम वेक्टर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विचार कीजिए। नंबर 1 ये कह रहा है इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर हो गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। हाई याद करवा रहा है, निकालिए फिर। वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा दे रखी है उसने, ठीक है ना। वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग की भुजा दी है 10 सेंटीमीटर दी है ना। 10 सेंटीमीटर का पहले मीटर बना लो, 0.10 का वर्ग। अरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग है ना। यहाँ लिख दूँ मैं, भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर की, मीटर बना ले, उसका वर्ग निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। अरे 10 सेंटीमीटर का इतना ही आएगा। अरे सेंटीमीटर मीटर बना ले, इसका वर्ग करेंगे ना हम, इतना आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा के गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करवा रहा है, सही है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। YZ तल में है, Y और Z तल में है, इसलिए क्षेत्रफल को भी इसी उसमें लिखेंगे। तब वेक्टर A बराबर आ जाएगा आपका, वेक्टर A बराबर 10⁻⁻² I मीटर स्क्वायर। क्योंकि YZ तल में है इसलिए इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा। क्योंकि यह तल YZ के समांतर है, ठीक है। अब फ्लक्स ज्ञात करवा रहा है, तब लिखिए इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर
वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये डी ए निकालते चले आए हम। डी ए जो ए लगाएंगे सीधा, तो क्या आ जाएगा 3 गुणा 10⁻³ आई, ठीक है, डॉट 10⁻⁻2j 2i, ठीक है। यानी स्केलर रूल से, वेक्टरों के नियम से स्केलर गुणन हो रहा है, तब ये आ जाएगा 3 गुणा 10, सही है। आई डॉट आई बराबर 1, आई स्क्वायर का मान वेक्टर रूल बैठे ही पढ़ा होगा तुम लोगों ने। आई स्क्वायर जब इसका डॉट करेंगे तो आई का आई से होगा, आई डॉट आई स्क्वायर का मान सब जानते हैं 1 होता है, तो फाई ई बराबर 30, नहीं तो फिर उसका मात्रक लिख देंगे, क्या आता है, अरे उसने लिखवाया तो था मैंने, लिख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये तुम्हारे 15 है। अगला सवाल थ्योरेटिकल है, फिर कराएंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल है, चित्र बनाया था, यही तो है 16वां सवाल, 15वें पे डिपेंड कराए थे। अच्छा, इसका बी पार्ट रह गया अभी, बी पार्ट में लिखिए इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, ठीक है। यदि इसके तल का अविलंब एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है तब कितना है, सही है। तो ई डॉट, अगला इसमें बी पार्ट में, पार्ट बी में फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए बराबर ई ए cos थीटा, सही है। ई का मान दे रखा, ए का मान हमने निकाल ही लिया है, और cos 60 का मान लगा लीजिए, आधा रह जाएगा, आधा रह जाएगा। ये का मान कितना आया था, 30 आया था, नहीं इसका जो मान आया था 30 आया था, निकाला था हमने यार। ये बराबर कितना है, cos थीटा की वैल्यू लगा दीजिए, cos 30 अंश है, cos 60 का मान 1/2, 30 गुणा 1/2 बराबर 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।